हेलो स्टूडेंट्स। तो एलिंघम डायग्राम का टॉपिक एक हमने पूरा कंप्लीट किया। पहले आपको एक वीडियो बनाया जिसमें थ्योरी समझाई और लास्ट जो वीडियो बनाया उसमें मैंने थ्योरी टेक्सचुअली एक्सप्लेन की है, ताकि क्या है आप लोग थ्योरी लिख पाओ अगर एग्ज़ाम में आती है तो। उसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन मैंने वीडियो में ही डिस्कस किए थे और 2-3 आज ग्रुप में भी रखे हैं। वो एक्चुअली परसों मैंने वीडियो बनाया था बट वो अपलोड करना रह गया था, तो आज मैंने शेयर किया है। तो वो एलिंघम वाला वीडियो एक आप देख लीजिए और टॉपिक स्टडी करके मुझे होमवर्क सेंड करें, क्योंकि वो पूरा होमवर्क सबका बाकी है। लॉकडाउन में आपको अब थोड़ा ऑर्गेनाइज बनना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम करने वाला है। और तो एग्ज़ाम तो वही टाइम पे होने वाली है और आप लोगों का 12th है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। और अभी आप पे कोई वॉच करने वाला नहीं है, इसलिए क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है थोड़ा, तो आलस घुस जाती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो काफ़ी लोगों को तो नहाना भी छूट जाता होगा, घर पे पैर टिकना तुम्हारा बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा अनकम्फर्ट भी होगा, राइट। तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए आप एक टाइम टेबल बना दो खुद का पढ़ने का, जिसमें कोई टाइम अलॉट कर दो कि जिसमें आप पढ़ोगे ही। बाकी अभी क्या इंटरनेट पे, टीवी पे इतने टाइम पासिंग ऑप्शंस अवेलेबल है कि ये दूसरे जो 20 दिन मिले वो भी निकल जाएंगे, राइट, और प्रिपरेशन नहीं होगी। तो एटलीस्ट जो चल रहा है, जो चैप्टर हम वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, वो तो आपके कंप्लीट कैसे भी करके होने ही चाहिए, राइट। तो क्या है तुम्हारा उतना तो कवर हो जाए। और कहीं पर लगता है कि ये वीडियो में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है कोई पॉइंट्स, तो आप वो फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे हम, राइट। तो केमिस्ट्री के लिए जैसे आपने एक स्टडी ब्लॉक रख दिया, फिज़िक्स के लिए, मैथ्स बायोलॉजी के लिए ऐसे कर दो। और अगर वो कंप्लीट करके एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो 11th का जो 12th के लिए यूज़फुल है वो चैप्टर आप देख सकते हो, राइट। तो अभी हम एलिंघम डायग्राम की एप्लीकेशन से आयरन का एक्सट्रैक्शन देखेंगे। यूजिंग एलिंघम डायग्राम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। अब ये एलिंघम डायग्राम है। दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन टू CO का ग्राफ, कार्बन टू CO2, कार्बन मोनोक्साइड टू CO2। तो आप देख सकते हो कि भाई Fe का ग्राफ यहाँ पर है। तो व्हाट वाज द की फॉर रिडक्शन इन एलिंघम डायग्राम? जो मेटल ऑक्साइड का ग्राफ है वो ऊपर होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट का नीचे। तो आप देख सकते हो कि ये मेटल ऑक्साइड का ग्राफ है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का। तो CO कैन ईजिली रिड्यूस FeO, CO कैन ईजिली रिड्यूस FeO, बट यहाँ पर FeO का रिडक्शन CO से नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम हीमेटाइट में से आयरन का एक्सट्रैक्शन करने वाले। हीमेटाइट होता है Fe2O3। तो फर्नेस यूज़ होगी है ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में दिक्कत ये होती है कि जहाँ पर हीमेटाइट ऐड होता है वहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर Fe2O3 के कांटेक्ट में CO है, तो Fe2O3 विल बी रिड्यूस्ड बाय CO टू FeO। यहाँ ये रीजियन में FeO बन जाता है, बट यहाँ पर कार्बन होता है मोस्टली, तो FeO का रिडक्शन कार्बन करेगा। फिर से वैसे तो देखा जाए तो FeO का रिडक्शन कार्बन से इजी है, FeO का रिडक्शन कार्बन मोनोक्साइड से इजी है। बट दिक्कत क्या है, यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड है बट यहाँ FeO नहीं है। FeO यहाँ पर है तो यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड नहीं है, कार्बन है, राइट। कोई बात नहीं, FeO का रिडक्शन कार्बन टू CO भी कर पाएगा, कार्बन टू CO, बट टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ वैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, राइट। तो आपको ब्लास्ट फर्नेस में एक चीज़ याद रखनी है
कि ये रीजन में Fe2O3 will be reduced to FeO using कार्बन मोनोऑक्साइड। Fe2O3 का रिडक्शन अपर रीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा और लोअर रीजन में FeO इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन। लोअर हाई टेम्परेचर रीजन में FeO का रिडक्शन कार्बन का। पूछ सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में Fe2O3 का रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? एक्चुअल में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्लास्ट फर्नेस में Fe2O3 का रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि वो दोनों कांटेक्ट में होते हैं। और FeO का रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो कार्बन। भले ही कार्बन मोनोऑक्साइड से FeO का रिडक्शन ईजियर है, बट वो दोनों कांटेक्ट में नहीं है, तो कैसे रिडक्शन करेंगे? तो FeO इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय कार्बन। तो पूरा प्रोसेस देखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe फ्रॉम ऑक्साइड। Fe का एक्सट्रैक्शन करते हैं ऑक्साइड में से। तो जैसे माइन में से ऑक्साइड ओर मिला है, तो पहले उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमको पता है, फिर उसका कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन के दो पर्पस होते हैं हमारे। एक, उसमें जो वेपराइज इम्प्योरिटी है जैसे वाटर, उसको रिमूव करना, और अगर कार्बोनेट है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना बाय रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले कॉन्सेंट्रेशन होता है, फिर कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में रिमूव होती है और कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। फिर रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग का पर्पस है सल्फाइड कोई हो तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। आयरन का सल्फाइड है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हमको पता है कि सल्फाइड का रिडक्शन ऑक्साइड की कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट है। अब रोस्टिंग के बाद हमारा ओर तैयार हो गया। ये जो रोस्टेड ओर है, ये रोस्टेड ओर, लाइमस्टोन और कोक, तीन चीज़ें लेनी है। रोस्टेड ओर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, लाइमस्टोन एंड कोक, इन तीनों का मिक्सचर ब्लास्ट फर्नेस में फीडअप करना है। मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ओर ऑब्टेन फ्रॉम रोस्टिंग, लाइमस्टोन एंड कोक, ये तीनों के मिक्सचर को, कौन सा मिक्सचर है? ऑक्साइड और लाइमस्टोन और कोक, तीनों के मिक्सचर को ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से ऐड करना है। अब ऑक्साइड और तो हमारा और है जिसमें से हमें Fe एक्सट्रैक्ट करना है। लाइमस्टोन फ्लक्स है, लाइमस्टोन यहाँ पर एज ए फ्लक्स यूज़ हो रहा है। लाइमस्टोन यहाँ पर एज ए फ्लक्स यूज़ हो रहा है। कोक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कोक क्या है? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब कोक कैसे ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, और यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस ही पर्टिकुलरली क्यों यूज़ होता है? ये दो क्वेश्चन को हम थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन कर पाएंगे। कोक कैसे ऑक्साइड को रिड्यूस करता है और ब्लास्ट फर्नेस ही क्यों यूज़ होता है, वो थर्मोडायनेमिक्स से हम आंसर कर पाएंगे। हमारा जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट है, मेन रिड्यूसिंग रिएक्शन है, वो ये होगा FeO। हमारा और Fe2O3 होता है, बट वो FeO में कन्वर्ट हो जाता है। तो FeO कोक के साथ रिएक्ट करके Fe आयरन मिल गया प्लस CO बनाता है। FeO प्लस C गिव्स Fe प्लस CO। ये हमारा मेन रिड्यूसिंग रिएक्शन, और ये याद रखना ओवरऑल रिएक्शन है जो हमको चाहिए। अब एलिंगहाम डायग्राम में जो ग्राफ होते हैं वो ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं होते, वो ये दोनों के ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन होते हैं अलग अलग, उनके लिए ग्राफ होते हैं। तो दिस रिएक्शन इज सम ऑफ टू रिएक्शन। अब ये कौन से दो रिएक्शन का सम है? रिडक्शन ऑफ FeO, FeO का रिडक्शन, इसके लिए डेल्टा G है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO, और इसके लिए डेल्टा G है।
ये दोनों रिएक्शन का अगर आप सम कर दो तो ये टोटल रिएक्शन मिलेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो डेल्टा जी है, ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी, ये दोनों रिएक्शन के डेल्टा जी का सम होता है। और जब ये ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव हो तभी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो पाएगा, या तो बोल सकते हो कि रिएक्शन हो पाएगा। अब एलिंघाम डायग्राम डिस्कस करते हैं। Fe to FeO, भाई हमको चाहिए FeO to Fe, बट ग्राफ इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो Fe to FeO का ग्राफ अपवर्ड है और C to CO उसका ग्राफ डाउनवर्ड है। तो कब रिएक्शन पॉसिबल होता है, कौन से टेम्परेचर्स पे एलिंघाम डायग्राम में रिएक्शन पॉसिबल होता है, याद होना चाहिए आपको। जब मेटल ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर हो, रिड्यूसिंग एजेंट का नीचे। यहाँ पर दिक्कत क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये मेटल ऑक्साइड का ग्राफ वो नीचे और रिड्यूसिंग एजेंट का ऊपर है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर पे रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। अबोव 1073 केल्विन, अबोव 1073 केल्विन टेम्परेचर पे मेटल ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर चला जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट का नीचे। तो वो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। हालांकि Fe2O3 और Fe3O4 उसका FeO में रिडक्शन लोअर टेम्परेचर पे ही पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि उनका रिडक्शन CO से होगा, पहले ही मैंने समझाया है। Fe2O3 और Fe2O3 और के साथ Fe3O4 मैग्नेटाइट भी थोड़ा होता ही है, ये मैग्नेटाइट है और हीमेटाइट। तो Fe2O3 Fe3O4 को हम रिड्यूस करेंगे FeO में और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ग्राफ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो, भाई ये क्यों लोअर टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है, क्योंकि उसका ग्राफ थोड़ा नीचे होता है, ऑक्साइड्स के ग्राफ ऊपर होंगे, राइट। तो लोअर टेम्परेचर पे ही रिडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। बट बहुत कम टेम्परेचर नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपको बहुत कम मिलेगा, राइट। ब्लास्ट फर्नेस में डिफरेंट ऑक्साइड्स are reduced by different reducing agent at different temperature ranges. Blast furnace में different oxides are reduced by different reducing agent at different temperature. For example, या ये लो टेम्परेचर रीजन है, तो यहाँ Fe2O3 Fe3O4 उनका रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा। हायर टेम्परेचर पे FeO का रिडक्शन कार्बन से होगा। और ब्लास्ट फर्नेस में ही डिफरेंट टेम्परेचर जोन रखना पॉसिबल है, इसलिए आयरन का एक्सट्रैक्शन ब्लास्ट फर्नेस में, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वाई ब्लास्ट फर्नेस इज़ यूज्ड टू रिड्यूस आयरन ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर ही डिफरेंट टेम्परेचर रीजियन या रेंजेस रखना पॉसिबल होता है। ब्लास्ट फर्नेस में बॉटम पे दो चीज़ें होती है, एक हॉट एयर ब्लो करते और कोक को बर्न करते। यहाँ पर कोक का बर्निंग होता है, जलाते हैं कोक को, और हॉट एयर को फ्लो करते हैं। अब जैसे ही हॉट एयर ब्लो होगी, कोक का बर्निंग होगा, तो हीट ऊपर जाएगी। तो जो मेन हीट यहाँ सप्लाई होती है वो कोक, बर्निंग ऑफ कोक से ही होती है, राइट। कोक का बर्निंग होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट अपवर्ड मूव होगी। अब जैसे जैसे वो बहुत बड़ी होती है फर्नेस, तो जैसे जैसे वो हीट ऊपर जाती है तो थोड़ा हीट लॉस्ट भी होता है, तो टेम्परेचर डाउन होता जाता है। तो अपर एंड में टेम्परेचर लोअर होगा और लोअर एंड में टेम्परेचर हायर होगा, राइट।
ऊपर की साइड टेम्परेचर कम होगा और नीचे की साइड टेम्परेचर ज़्यादा होगा। Fe2O3 Fe3O4 reduces to FeO और इन डिफरेंट स्टेप्स Fe2O3 Fe3O4 FeO में अलग अलग स्टेप में रिड्यूस होते हैं लोअर टेम्परेचर पे और अपर एंड ऑफ फर्नेस पे। फर्नेस के अपर पार्ट में 500 टू 800 केल्विन, फर्स्ट टेम्परेचर रेंज हमारी क्या है 500 टू 800 केल्विन, ये लोअर टेम्परेचर रेंज है। यहाँ पर Fe2O3 एंड Fe3O4 आर रिड्यूस्ड टू FeO। अब वो याद कैसे रखना है, तो याद रखो Fe2O3 है, मान लो आपके पास Fe2O3 है, तो Fe2O3 पहले Fe3O4 में कन्वर्ट होगा, Fe2O3 Fe3O4, Fe3O4 Fe में रिड्यूस होगा, Fe2O3 FeO में भी कन्वर्ट हो सकता है। रिएक्शन देखते हैं, 3 टाइम्स Fe2O3 रिएक्शन है, या तो फिर बैलेंसिंग इजी है तो Fe2O3 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट CO कन्वर्ट्स टू Fe3O4 प्लस CO2। ये तो फिक्स है कि हर एक स्टेप में CO आएगा CO2 जाएगा। बैलेंसिंग करते हैं तो Fe को बैलेंस करो, 3 है यहाँ, वहाँ 2 रख दो, 2 है वहाँ 3 रख दो, राइट। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो तो ऑक्सीजन 9 प्लस 1 और यहाँ पर 8 प्लस 2, तो बैलेंस हो गए। अब Fe3O4 प्लस 4CO, Fe3O4 प्लस 4CO, तो उसमें से बनेगा 3Fe, ये ऑक्सीजन यहाँ चलेगा 4CO2, Fe2O3CO कन्वर्ट्स टू 2FeO प्लस CO2। अच्छा, पहले हमने एज ए फ्लक्स क्या ऐड किया था, लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। लाइमस्टोन को जैसे हीट करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड विल एक्ट एज फ्लक्स। अब हायर टेम्परेचर रेंज है 900 टू 1500, तो उसमें कार्बन अगर कोई ऊपर गया है या तो फिर यहाँ कार्बन है, वो CO2 से CO बना लेगा। FeO प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2। कार्बन पहले कन्वर्ट हो जाएगा CO में, FeO प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2। सारे रिएक्शन नहीं लिखे, बाकी एक और रिएक्शन होगा FeO प्लस C, तो Fe प्लस CO2। FeO का कार्बन से रिडक्शन नहीं लिखा है। दूसरी बात, कैल्शियम ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्ट करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, सैंड कहाँ से आएगी, वो गैंग में होगी। सैंड जो ओर है उसमें एज ए इम्प्योरिटी होगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट का साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बनाते हैं और वो 2170 केल्विन पे मॉल्टन फॉर्म में आ जाता है। और बॉटम में जब मॉल्टन Fe होगा तो उसके ऊपर मॉल्टन स्लैग भी होगा। स्लैग थोड़ा हल्का होता है, राइट, तो स्लैग को अलग रिमूव करेंगे और मॉल्टन Fe को अलग। अब यहाँ से जो आयरन मिलता है ब्लास्ट फर्नेस में से, सबसे पहले जो आयरन मिलता है उसको पिग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिग आयरन। उसमें 4% कार्बन होता है, इम्प्योरिटी होती है 4% कार्बन। उसके साथ सल्फ़र, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड मैंगनीज की इम्प्योरिटी होती है। 4% कार्बन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड मैंगनीज, ये सबसे इम्प्योर फॉर्म है आयरन का। हालांकि उसको भी आप कास्ट कर सकते हो डिफरेंट शेप्स में, पर ये लोएस्ट कैटेगरी ऑफ आयरन है पिग आयरन। अब हाउ टू कन्वर्ट पिग आयरन टू कास्ट आयरन। पिग आयरन को थोड़ा प्योर फॉर्म कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें जो मॉल्टन पिग आयरन मिला है या तो फिर पिग आयरन मिला है उसको मेल्ट कर दे। पिग आयरन को स्क्रैप आयरन, जिसको हम भंगार बोलते हैं, कोक
और हॉट एयर के साथ ब्लास्ट करके मेल्ट कर देते हैं। फिर से क्या क्या लेना है, पिग आयरन, उसके साथ स्क्रैप आयरन, कोक और हॉट एयर। हॉट एयर ब्लास्ट के फॉर्म में लेनी है तो हमको कास्ट आयरन मिल जाता है। कास्ट आयरन में कार्बन 3% होता है और एक बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होता है। अब कास्ट आयरन को कन्वर्ट करना है रॉट आयरन में, उसको मेलेबल आयरन भी बोलते हैं और ये सबसे प्योर फॉर्म है। कॉमर्शियल आयरन में सबसे प्योर फॉर्म होता है रॉट आयरन। तो कास्ट आयरन में इम्प्यूरिटी को रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीमेटाइट के साथ ऑक्सीडाइज करके रॉट आयरन बनता है। कास्ट आयरन की इम्प्यूरिटी को रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीमेटाइट के साथ ऑक्सीडाइज करके रॉट आयरन बनता है। कास्ट आयरन की इम्प्यूरिटी को रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीमेटाइट के साथ ऑक्सीडाइज करके रॉट आयरन बनता है। हीमेटाइट ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू CO। हीमेटाइट कार्बन को CO में ऑक्सीडाइज करता है। बोलो, हीमेटाइट क्या करेगा, कार्बन जो है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे, Fe2O3 3 कार्बन, 2Fe 3CO, तो कार्बन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर लाइमस्टोन ऐसे फ्लक्स ऐड करते हैं। सल्फ़र, सिलिकॉन, फॉस्फोरस ये इम्प्योरिटी होती है, वो ऑक्सीडाइज होके स्लैग में मिल जाती है और स्लैग रिमूव होने के साथ ये इम्प्योरिटी भी रिमूव हो जाती है। स्लैग कैसे रिमूव करते हैं, रॉट आयरन को पहले फ्रीज कर देते हैं, फिर रोलर में से पास करते हैं। स्लैग थोड़ा लाइम के जैसा सॉफ्ट होता है। तो मान लो ये हमारा आयरन बार है, उसके ऊपर ये स्लैग भी है, थोड़ा ये स्लैग है और ये आयरन है। तो जैसे रोलर में से पास करोगे आयरन टूट के निकल जाएगा, तो आपको प्योर फॉर्म में रॉट आयरन मिल जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड हीमेटाइट। तो थियरी प्रिपेयर करनी है, एकदम थियोरेटिकल है, क्वेश्चन भी आते हैं। तो थियरी प्रिपेयर करके आपको रिटर्न फॉर्म में मुझे होमवर्क भेजना है। थैंक यू।